हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की केंद्रीय मंत्री परिषद चैप्टर पे क्लासेस करेंगे हम कंप्लीट। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और स्टेट पीसीएस के जो भी प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इसके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से चीज़ों को हर एक लाइन को अच्छे से समझेंगे और आपको भी समझ में आए इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में कि ये भारत के संविधान में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है उसी को अपनाया गया है, यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल को। और जो इसके ये प्रणाली का मूल सिद्धांत ये है कि राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक एवं नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं, जबकि प्रशासन वास्तविक शक्तियाँ और वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में नियत होते हैं। यानी जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री वाली जो मंत्रिमंडल है, और जो नाम मात्र कार्यकारी है जो डी जूरे एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं वो राष्ट्रपति है, यानी राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। व्यापक संवैधानिक प्रावधान जो कंप्रेहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो किए हुए हैं, जो हमारे संविधान के भाग 5 में दिए हुए हैं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित जो कुछ मुख्य प्रावधान किया गया है, जो आर्टिकल 74, 75 और 77, 78 और 88 में दिए गए हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और सारे जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर करेंगे। आर्टिकल 74 से स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को क्या सहयोग करती है और उनकी क्या सलाह रहती है उसके बारे में जानेंगे। 74(1) में जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रावधान प्रधानमंत्री होगा। यानी जो 74(a) के अनुसार एक मंत्रिमंडल होगा, उसका प्रमुख होगा वो पीएम होगा और ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा, और यानी राष्ट्रपति है जो मंत्रिमंडल है उनको, मंत्रिपरिषद है वो सलाह देंगे उनको और उनकी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। लेकिन कुछ जैसे अमेंडमेंट हुए थे, जैसे 42 अमेंडमेंट ये संविधान में संशोधित किया गया 1976 में। ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के लिए सलाह मानना अनिवार्य है। लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने 44वें अमेंडमेंट में 1978 में कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया कि राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वे मंत्रिपद से अपने सलाह पर एक बार पुनः विचार करने के लिए कह सकते हैं। यानी मतलब जो मंत्रिमंडल है या मंत्री जो परिषद है उनको वापस उस जो डिसीजन के बारे में विचार करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर फिर से मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद वापस भेजते हैं राष्ट्रपति को, तो जो सलाह भेजते हैं तो वो बाध्यकारी होगी सेकेंड टाइम। ये अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। आर्टिकल 74(2) में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में द्वारा नहीं की जा सकती। ये प्रावधान कार्यपालिका के आंतरिक निर्णयों के हस्तक्षेप से बचाता है। यानी जो राष्ट्रपति को जो सलाह दी गई है उसकी जांच कोई भी न्यायालय नहीं करेगा, यानी ना तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट, कोई भी नहीं जांच कर सकता उसकी न्यायालय में कि उन्होंने क्या सलाह दी है, या फिर उन्होंने अगर जैसे फोर्स करा है किसी चीज़ पर, या फिर ऐसी इन चीज़ों से कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनके बारे में अगला जो है हमारा अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है 75, इसके बारे में देखते हैं। मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान जो दिए गए हैं इसके बारे में देखते हैं। जो 75(1) में जो दिया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेगा, और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। यानी जो लिस्ट बना के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजेगा कि भाई इन मंत्रियों को हमारी कैबिनेट या मंत्रिमंडल में जगह दी जाए या फिर इनको मंत्री बना जाए, उसके हिसाब से राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएगा। 74(1)(a) में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा, ये 91वें अमेंडमेंट में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है, यानी लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी जो मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या है 15% से अधिक नहीं हो सकती। और जो 71(b) में दिया गया है कि 75(1)(b) में दिया गया है कि दल बदल का प्रभाव, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का जो प्रभाव है, यदि कोई सदस्य 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है तो वो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। और जो ये 91वां संशोधन दिया गया था इसके बारे में, जो एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में विस्तृत हम समझेंगे बाद में। 75(2) में है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यानी मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपना पद धारण करेंगे। यानी जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपना पद धारण करेंगे। हालांकि अगर राष्ट्रपति उनको सीधे नहीं हटाता है उनको अपने पद से, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं या उनके मन मुटाव के तौर पे अगर किसी मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेंगे कि इस मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए, तो फिर राष्ट्रपति उनको इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं।
75(3) में जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या राज्यसभा के लिए। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75(4) में दिया गया है कि शपथ के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची यानी 3rd शेड्यूल के तहत मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी गोपनीयता इसीलिए जो बोला जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि गोपनीयता इसीलिए जाता है कि कोई भी जैसे किसी भी मंत्रालय के दौरान कोई भी फैसला लिया जाता है तो उन जो मिनिस्ट्री के तहत जो उस फैसले को अगर गवर्नमेंट के तहत अगर वो नीजता है तो उसको वे सिक्योर रखे जाते हैं। उनको बाहर जैसे कोई भी डिटेल में या फिर उसके बारे में बाहर नहीं बताया जाता है, वो उसको गोपनीय रखा जाता है, यानी जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो ज़रूरी होता है उस चीज़ को। 75(5) में दे रखा है कि संसद का सदस्य न होने पर यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनने समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो ये 6 मंथ के भीतर उनको लोकसभा या राज्यसभा में उनको सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसका पद समाप्त हो जाएगा। ये ज़रूरी है। और जैसे हम लोकसभा के मानते हैं तो लोकसभा का जो सदस्य होता है वो 2 साल के लिए होता है, फिर उसके बाद में 2 साल के बाद में फिर से उसमें जो मनोनीत किए जाते हैं, और उसके बाद में जो लोकसभा का है वो 5 साल के लिए होता है और राज्यसभा का जो होता है उसके लिए टाइम पीरियड कम होता है उसके अकॉर्डिंग। आर्टिकल 77-78 में देखते हैं सरकारी कार्य का संचालन और प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी आर्टिकल 77 में दे रखा है कि भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। हालांकि ये हमने जो पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया था आपने। अगर वो पिछली क्लास करी होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करा है वो अच्छे से सारी चीज़ें कवर करके चले गए हम। आर्टिकल 78 में दे रखा है कि पीएम का ये कर्तव्य है कि वो मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रशासन और विधान संबंधी कोई भी निर्णयों को जो उनकी जो सूचना है वो राष्ट्रपति को देंगे। यदि राष्ट्रपति मांगे तो कोई भी प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध कराए, यानी राष्ट्रपति उनसे अगर मांगे कि भाई इसके बारे में क्या फैसला है या फिर आपने संबंधी कोई भी जो जानकारी है तो वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री प्रोवाइड करवाएंगे। आर्टिकल 88 में दे रखा है कि सदनों में मंत्रियों के अधिकार, यानी मंत्रियों के क्या क्या अधिकार है सदन में। प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में सदनों की संयुक्त बैठक और संसद के किसी भी सदन समिति जिसका वह सदस्य नामित किया गया हो कि कार्यकारी में भाग लेने और बोलने का अधिकार, परंतु वो मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वो सदस्य है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे राज्यसभा के मेंबर हैं तो उनको वोट करने का अधिकार ओनली फॉर राज्यसभा में है, और अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो उनको वोट करने का अधिकार लोकसभा में है। और अगर वो जैसे मान के चलो कि सदनों की संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति का कार्य में भाग लेने और बोलने का अधिकार है उनको, यानी जैसे कोई लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा में किसी समिति में और बैठक में भाग ले सकता है संयुक्त बैठक में, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार उनके खुद की जो जिसमें वो जिसका सदस्य है उसी में देने का अधिकार है। अगला है संसदीय उत्तरदायित्व के 3 स्तंभ यानी पिलर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ए है। इसके बारे में देखते हैं कि जो संसदीय प्रणाली का जो आधारभूत सिद्धांत है, जो इसके अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है जिनकी एक इकाई के रूप में, जो आर्टिकल 75(3) में दे रखा है। इसका सिद्धांत इस प्रकार है कि यदि एक मंत्री एक साथ तैरते हैं और डूबते भी एक साथ हैं, यानी स्विम एंड सिंक टुगेदर, यानी जो मंत्री अगर जैसे सरकार गिर जाती है तो सामूहिक रूप से मंत्री इस्तीफा देते हैं, उनका पद अपने आप समाप्त हो जाता है। वैसे ये इसी का कहने का तात्पर्य भी यही है। निहितार्थ, यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो सभी मंत्रियों को, चाहे वो राज्यसभा के हो सदस्य क्यों ना हो, इस्तीफा उनको देना ही पड़ता है, जो मैंने ऊपर बताया है। कैबिनेट एकजुटता, यानी कैबिनेट में लिया गया निर्णय पूरी सरकार का निर्णय माना जाता है और सभी मंत्रियों का कर्तव्य है कि वे संसद के भीतर और बाहर सरकार के निर्णयों का समर्थन करें, और यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है तो इसको इस्तीफा देना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदू कोड बिल पर BR अम्बेडकर का इस्तीफा दिया गया था उन्होंने। और अगला है जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही पद से हटा सकती है, जो मैंने ऊपर बताया आपको। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री से के काम से सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट है, तो उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। वह शक्ति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने के लिए मदद करती है ये। और हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जैसे कई बार प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभाग बदल देते हैं, लेकिन अभी तक जैसे इस्तीफा तो मुश्किल से हुआ। लेकिन हालांकि उपराष्ट्रपति जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने 20 में इस्तीफा दे दिया गया था। उनका अभी तक कोई पता नहीं चला कि क्यों दिया था, कारण नहीं पता चला, लेकिन जो भी था। अगला है विधिक उत्तरदायित्व का अभाव यानी नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटेन में व्यवस्था है कि राजा कभी गलत नहीं कर सकता, यानी ब्रिटेन के मामले में उनके अनुसार जैसे है कि राजा कभी किंग कैन डू नो रॉन्ग,
जो राजा होता है वो कभी गलत नहीं कर सकता, यानी राजा के आदेशों पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं, तो ताकि विधिक जिम्मेदारी मंत्री की भी हो। लेकिन भारत के मामले में भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, यानी राष्ट्रपति के आदेश पर मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं, ब्रिटेन में अलग है, उनके जैसे कोई भी फैसला होता है तो उनके उन्हीं मंत्रियों के हस्ताक्षर होते हैं। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। मंत्रिपरिषद की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद के मामले में 3 इनकी मुख्य श्रेणियाँ हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया और उप मंत्री हो गया। जैसे राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार हो गया और संबंध हो गया इसके टेस्ट, और संसदीय सचिव हो गए। तो हम देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो एक जो सरकार का मेन मुख्य हिस्सा होता है। ये केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश के प्रमुख होते हैं। ये नीति निर्माण के सर्वोच्च भागीदार भी होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनके पास में। ये अपने मंत्रालय के स्वतंत्र प्रमुख होते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में तभी भाग लेते हैं जब उनके मंत्रालय से संबंधित कोई मुद्दा हो, और जैसे इनके संबंधित कुछ मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री के साथ संबंध किया जाता है ताकि ये उन कार्यों में सहायता कर सके। उप मंत्री ये डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। इनका काम कैबिनेट या राज्य मंत्रियों के उनके राजनीतिक, संसदीय और प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना होता है। संसदीय सचिव ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये मंत्रिपरिषद के अंतिम श्रेणी के होते हैं। इनके पास कोई विभाग तो नहीं होता है, लेकिन ये मंत्रियों की सहायता करते हैं, यानी केवल वरिष्ठ मंत्रियों और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं। अगला जो है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विशेष कैबिनेट, यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इनमें क्या क्या डिफरेंट है इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आकार के तौर पे देखा जाए तो बड़ा निकाय जो 60 से 80 मंत्री होते हैं, 60 to 80 मंत्री होते हैं, जो बड़ा निकाय है एक मंत्रिपरिषद का। और मंत्रिमंडल होता है जो छोटा निकाय होता है, 15 से 20 शीर्ष मंत्री होते हैं इसमें। और जो संरचना के तौर पे देखा जाए तो इसमें 3 श्रेणियाँ होती है, जैसे कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री से मिलकर बनती है ये। और जो मंत्रिमंडल में होते हैं इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इनको जो संवैधानिक दर्जा है, जैसे कि संविधान के अकॉर्डिंग 74 और 75 में वर्णित है। और जो मंत्रिपरिषद का और मंत्रिमंडल का जो मूल संविधान में नहीं था, लेकिन जो 44वें संविधान 44वें अमेंडमेंट 1978 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 352 में जोड़ा गया है। बैठक एवं इनके निर्णय निकाय के रूप में एक साथ बैठक नहीं करते हैं, लेकिन सामूहिक निर्णय नहीं लेती हैं ये जो मंत्रिपरिषद होती है। और मंत्रिमंडल होता है ये नियमित रूप से बैठक करती है, प्राय सप्ताह में एक बार ये सरकार के सभी नीतिगत निर्णय लेती है। इनकी जो शक्तियाँ होती हैं, ये सिद्धांत, ये सभी शक्तियाँ प्राप्त करता है, यानी मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिमंडल होता है व्यावहारिक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है ये, और सभी मंत्रियों को निर्देश देती है जो मंत्रिमंडल है। अब किशन कैबिनेट ये क्या है, ये इनर कैबिनेट भी बोलते हैं इसको। ये एक औपचारिक कैबिनेट के भीतर की ही एक बहुत छोटा अनौपचारिक और शक्तिशाली समूह होता है। इसमें प्रधानमंत्री से के 2 से 4 सबसे विश्वस्त सहयोगी शामिल होते हैं इसमें, जिनमें पारिवारिक सदस्य या मित्र भी हो सकते हैं जो मंत्री ना हो। इसमें यह बात है कि सकारात्मक, अत्यंत गोपनीय मामलों और संकट के समय ये त्वरित निर्णय और लेने में मदद कर सकता है। और नकारात्मक इसकी बात का यह है कि ये कैबिनेट संस्था के अधिकार को कमज़ोर करता है और गैर जिम्मेदार बाहरी व्यक्ति नीति निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें पारदर्शिता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का ह्रास करते हैं ये। चलते हैं हम अगले पड़ाव की ओर। प्रारंभिक परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न इन यूपीएससी प्रीलिम्स में जो कुछ पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं हम। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2013 में आ गया था क्वेश्चन, हालांकि बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैंने इसको एक बार ही इसमें नोट करा है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, पहला ऑप्शन। सेकंड, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद परिषद पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। यानी हमने ऊपर पढ़ा है इसके बारे में। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 3 और 1 और 3 और 1, 2, 3। तो इसका जो बी है वो राइट है, 2 और 3 राइट है, पहला है वो गलत है। अब देखते हैं पहला क्यों गलत है, इसके बारे में जानते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 75(3) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी, पूरी संसद यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के प्रति नहीं। कथन 2 जो आर्टिकल 75(2) और कथन 3 आर्टिकल 78 पूर्ण सत्य है। और अगला जो है क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। जैसे आरबीआई के एग्जाम होते हैं उसमें भी यूपीएससी के टाइप ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में भी अभी जो पैटर्न बदल गया है तो जीएस उसका डिटेल में पूछा जाता है, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा और संसद। यानी जो मंत्रिपरिषद है वो किसके सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। हालांकि आपने अगर अच्छे से क्लास करी तो आपको पहले ही इसको देखते ही समझ में आ गया होगा।
लोकसभा इसका आंसर है। बाकी आंसर गलत है क्योंकि आर्टिकल 75(3) में स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सीधे लोगों के सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए गए सांसद सदस्य के समूह में निम्नलिखित कौन सा कदम जो है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित किए गए संसद सदस्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है वो मंत्री पद धारण कर सकता है यदि प्रधानमंत्री चाहे, और बी ऑप्शन है वो 6 महीने के लिए मंत्री पद धारण कर सकता है। सी ऑप्शन है वो मंत्री नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य हो जाता है। डी ऑप्शन है वो केवल राज्यसभा का सदस्य होने पर ही मंत्री बन सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, तो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि जो कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। जैसे इस पे दिया गया है कि केवल राज्यसभा का सदस्य होने पर ही मंत्री बन सकता है, तो देखते ही समझ में आ जाता है कि गलत ही है। वो 6 महीने के लिए मंत्री पद धारण कर सकता है, ये कहीं नहीं दिया हुआ है। और वो मंत्री पद धारण कर सकता है यदि प्रधानमंत्री चाहे, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो कैसे मंत्री बनेगा। इसका जो आंसर है वो सी सही है, वो मंत्री नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य हो जाता है अगर इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। और बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि 91वें अमेंडमेंट यानी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने अनुच्छेद 75(1)(b) जोड़ा, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित संसद का कोई भी सदस्य यानी किसी भी सदन का हो मंत्री पद धारण करने के लिए अयोग्य ही होगा। यानी 2003 में इसका जो है प्रावधान किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है। अभी कुछ मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जब क्लासेस स्टार्ट करी तभी मैंने आपको समझाया था कि हमें प्री के साथ में मेंस की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर हम प्री की प्रैक्टिस करेंगे लेकिन अगर प्री के बाद में मेंस आता है तो बिना प्रैक्टिस के आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो साथ में आपको प्री और मेंस दोनों लेके चलना है टिकट। तो मेंस के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखा है, संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का सिद्धांत ही वह दूरी है जिस पर पूरी सरकारी मशीनरी घूमती है। इस कथन के आलोक में भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको खुद बैठ के आंसर राइटिंग करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने आंसर फॉर्मेटिंग दे रखी है यहाँ पे, वो आपको बाद में चेक करनी है, यानी पहले खुद से आंसर लिखना है और उसके बाद में इसको देखना है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में क्या संवैधानिक और व्यवहारिक अंतर है। हाल ही के वर्षों में नीति निर्माण में किसान कैबिनेट के बढ़ते प्रभाव और संसदीय लोकतंत्र में इसका परिणामों का उल्लासनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बार बार रिपीट भी होते हैं और स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो मैंने बताया आपको ये सारे क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगली क्लास में, और हमारी जो पॉलिटी कंप्लीट क्लास सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू रहेगी और हम सारे टॉपिक कवर करवाएंगे। और आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी DCIS एकेडमी के, और वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं। थैंक यू।